हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीएम स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1। तो हमने पार्ट 1 वीडियो डाल दिया था, तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था मॉन्स्टरिंग बिफोर सोइंग। आज हम एग्रीकल्चर इम्प्लॉयमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर इम्प्लॉयमेंट्स होता क्या है? बिफोर सोइंग मतलब बोने से, बुआई करने से पहले, ब्रेक आ सॉइल क्लम्प्स मतलब जो डीले होते हैं उन्हें डीले जो होते हैं उन्हें ब्रेक कर देना, तोड़ देना, और जो मिट्टी होती है उसे भुरभुरा कर देना। दिस डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो ये जो होता है वो बहुत सारे टूल्सों से, जो टूल्स होते हैं उनकी मदद से होता है, जैसे कि कल्टीवेटर हो गया, प्लाऊ हो गया, ये हो गया, जैसे इन सब चीज़ों से जो होता है। तो हम लोग ब्रेक्स जो डीले होते हैं उन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। प्लाऊ, अब यहाँ पे प्लाऊ के बारे में बताया गया है कि प्लाऊ होता क्या है। दिस इज बीइंग यूज्ड टू सिंस एंशिएंट टाइम, टिलिंग अ सॉइल, एडिंग अ फर्टिलाइज़र इन अ क्रॉप, रिमूविंग अ वीड्स। ऐसे कई तरीक़ों में प्लाऊ का जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि दिस बीइंग अ यूज ऑफ सिंस एंशिएंट टाइम, कई एंशिएंट टाइम्स में यूज़ किया जाता है, जैसे टिलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग अ फर्टिलाइज़र एंड क्रॉप। जो फर्टिलाइज़र होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, तो उन्हें क्रॉप में डालने के काम में, या रिमूविंग अ वीड्स घास फूस को हटाने के काम में, ऐसे कई सारे काम में आता है। टर्निंग अ सॉइल को पलटना या भुरभुरा करना। दीज आर मेड ऑफ अ वुड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ अ बुल्स। जो प्लाऊ होता है वो ड्रॉन मतलब एक पेयर ऑफ बुल्स जो होते हैं, जो एक जोड़ी का जो बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनमें लगाया जाता है क्या? प्लाऊ लगाया जाता है, फिर वो जुताई करते हैं। इसके लिए कई सारे अदर एनिमल भी यूज़ किए जा सकते हैं, हॉर्स एंड कैमल्स। इट इज़ अ कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एंड ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये स्ट्रॉन्ग एंड ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है। तो आयरन स्ट्रिप होती है, इस कॉल्ड पुल शेयर। इसे क्या कहते हैं? हम लोग पुल शेयर करते हैं, पुल शेयर कहते हैं। पुल शेयर द मेन पार्ट ऑफ द प्लाऊ। पुल शेयर एक मेन पार्ट है, जो प्लाऊ का एक ज़रूरी पार्ट है, पुल शेयर। प्लाऊ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ अ वुड। जो वो बड़ी लकड़ी से बड़ा सा बना हुआ होता है, इस कॉल्ड पुल स्टाफ। लकड़ी का जो बना हुआ होता है, बिग मतलब बड़ी सी लकड़ी का, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड का जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसे हम पुल स्टाफ कहते हैं। जो ये दिख रहा है आपको, ये पुल स्टाफ है, पुल स्टाफ है। देयर इज़ अ हैंडल इन द एंड ऑफ द स्टॉप। जो इसके जो लास्ट होता है, जो इसका एंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसका एंड जो होता है, वहाँ पे क्या होता है? बीम होता है, अटैच। जो बीम होता है, जो अटैच किससे होता है? बैलों से अटैच होता है। किससे? बुल्स से अटैच होता है। और बुल्स के कहाँ पर अटैच होता है? नेक के पास से अटैच होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नेक के पास से अटैच है, और ये जो है हमारी, ये बीम है। ये क्या है? बीम है, ये बीम है, तो इसे बीम कहते हैं। ह्यू। तो इट इज़ द सिंपल टूल। ह्यू क्या होता है? इट इज़ द सिंपल टूल विच इज़ यूज टू फॉर रिमूविंग अ वीड्स। ह्यू होता है जो, उसे एक सिंपल टूल कहा जाता है। एक सिंपल का ज़रूरी काम में काम नहीं होता है, और उसका काम होता है रिमूविंग घास फूस को हटाने में उसका उपयोग किया जाता है। किसका? ह्यू का उपयोग किया जाता है। द सॉइल हैज़ अ लॉन्ग रॉड। जो सॉइल हैज़, इसके जो सॉइल होती है वहाँ पे उसे लगाते हैं, उसके पास लॉन्ग रॉड होती है ऑफ अ वुड आयरन, और जो किससे बनी होती है? वुड और आयरन से बना होता है। इज़ अ बेंट प्लेट होती है, मुड़ी हुई प्लेट होती है। आयरन इज़ अ फिक्स्ड वन एंड चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। वर्क इज द लाइक प्लेड इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये जो देखो दोस्तों लिखा हुआ है,
ये हमारा क्या है, ह्यू। ये है, ये वर्क्स लाइक ब्लेड इज पुल्ड बाय एनिमल। ये किसके द्वारा खींचा जाता है, एनिमल के द्वारा। जैसे ये बेंड प्लेट लगी हुई है, इसे हम बेंड प्लेट कहते हैं। और ये ग्रिप है, उसका हैंडल है जो कहाँ पे लगा हुआ होता है, ये हैंडल बुल्स के नेक पर लगा होता है। और ये बीम है उसकी, और ये रॉड है जो क्या ये फार्मर पकड़ता है। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बुल्स की नेक में टंगा हुआ होता है यहाँ पे। कल्टीवेटर, अब कल्टीवेटर के बारे में जानें। कल्टीवेटर नाउअडेज प्लाइंग अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर यूज्ड टू कल्टीवेटर सेव्स अ लेबर टाइम। कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है सेव्स अ लेबर टाइम को बचाने के लिए किया जाता है। ट्रैक्टर खेत की कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर को ड्राइव उसे पीछे लगा देने से ट्रैक्टर को ड्राइव करने से कल्टीवेटर तो किस लिए होता है, क्योंकि लेबर का अगर तुम उससे कर रहे हो, अगर हल से कर भी सकते हो और इसे ट्रैक्टर से भी कर सकते हो, तो कल्टीवेटर जो होता है वो जल्दी जो टाइम जल्दी कर देता है, टाइम उसमें कम लगता है। और जो लेबर्स करती हैं वो कम टाइम में करती हैं, जैसे कि धीरे धीरे वो कर रहे हैं और ट्रैक्टर है वो जल्दी से करके आ गया। तो ट्रैक्टर होता है, कल्टीवेटर जो होता है तो वो जल्दी कर देता है काम को, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारे प्लेट्स होते हैं, बेंड प्लेट होते हैं जो यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है दोस्तों। ये जो बेंड प्लेट होते हैं ये बहुत सारे जो होते हैं और ये लंबाई में बहुत रहता है, तो इसका जो कम समय लगते हैं इसमें, और इसकी ट्रैक्टर के स्पीड के साथ ये जल्दी जुताई करते जाता है, तो ये जोतने के काम आता है। तो अब चलो अब जानते हैं सोइंग क्या है। सोइंग यानी बुवाई करना। सोइंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। सोइंग एक जरूरी पार्ट है किसका, क्रॉप का, मतलब फसल का एक जरूरी पार्ट है। Sowing is the important part of a crop production. Before sowing, good quality, clean, healthy seeds. जो पहले sowing से मतलब बुआई से पहले क्वालिटी के अच्छे वैरायटी के सीड्स जो होते हैं और क्लीन और हेल्दी सीड्स और वैरायटी आर सेलेक्टेड, उसे सेलेक्ट कर लेना है। और फार्मर प्रेफर टू यूज सीड गिव हाई यील्ड। जो और बड़े खेतों में जैसे बुआई कर देनी है, फिर उसकी जो अच्छे वैरायटी के जैसे हाईब्रिड वैरायटी के अच्छे वैरायटी के जो सीड्स होते हैं उन्हें लेना है। और फिर फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स टू विच गिव अ हाई यील्ड, और उसे फिर बुआई कर देनी है। तो अब पहेली जो है क्वेश्चन पूछ रही है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। वन डे आई सो माई मदर पुट some gram seeds in a vessel of and a pour some water on them. After few minutes some seeds started to float on a top. I wonder why some सीड्स फ्लोट ऑन अ वाटर। तो जो उसकी एक दिन मम्मा होती हैं वो एक टब में पानी लेती हैं और उसमें कुछ ग्राम के चीज यानी चने के दाने, चने की बुआई होनी होती है, तो चने के जो दाने होते हैं वो उस टब में डाल देती हैं, तो कुछ ऊपर फ्लोट यानी कुछ ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ अंडर में हो जाते हैं, कुछ नीचे बैठ जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं और कुछ ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, कुछ ऊपर तैरने लगते हैं। और तो वो जानना चाहती है कि क्यों कुछ सीड्स फ्लोट करने लगते हैं। तो अब इसमें एक एक्टिविटी, टेक अ बेकर एंड अ फिल एंड हाफ विथ अ वाटर। एक बेकर लेना है जो आधा पानी से भरा हो, और पुट अ हैंड फुल व्हीट, उसमें कुछ गेहूं के दाने डाल देने हैं। सीड्स स्टिल्स वेल वेट सम टाइम, कुछ देर तक इंतज़ार करना है। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन अ वाटर, दोज इज अ लाइटर एंड लाइटर। जो कुछ जो फ्लोट करने लगते हैं जो सीड्स वो कम मतलब लाइट मतलब कुछ भारी ज़्यादा नहीं होते हैं, और जो हैवियर सीड होते हैं मतलब भारी जो सीड होते हैं देन जो भारी जो सीड होते हैं वो सिंक कर जाते हैं मतलब डूबे रहते हैं। वाई वुड बी द लाइटर डैमेज सीड्स,
जो पूछ रही है कि ये लाइट क्यों होते हैं, मतलब कम भार के क्यों होते हैं। बिकॉज ऑफ डैमेज सीड्स, क्योंकि वो खराब सीड्स होते हैं। बिकम हॉलो दस लाइटर, उसमें होल हो जाते कि जो कीड़े उड़े होते हैं वो होल कर देते हैं, तो 10 लाइट, इसलिए वो लाइट हो मतलब कम भारी होते हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर, वो फिर वाटर में तैरने लगते हैं, मतलब फ्लोट करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। तो फिर दिस इज़ द गुड मेथड फॉर्म सेपरेटिंग ए गुड एंड हेल्दी फूड, गुड एंड हेल्दी सीड्स। ये सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें से हम जान सकते हैं कि कौन सा अच्छा सीड है, मतलब कौन डैमेज सीड है, कौन हेल्दी सीड है, कौन सा हेल्दी और कौन सा अच्छा वैरायटी का सीड है। इस तरह में हम, ये बहुत ही अच्छे स्टेप है कि हम इसमें जान सकते हैं, गुड मेथड है कि इसमें हम जान सकते हैं कौन सा हेल्दी सीड है, कौन सा डैमेज सीड है। तो चलो, बिफोर सोइंग अप वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क नाउ अबाउट अ टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो कुछ बुवाई करने के लिए कुछ टूल्स लगते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल टूल्स, दैट टूल यूज टू ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स। तो ये कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसे कि ये दिखा गया है। तो द टूल यूज टू ट्रेडिशनली फॉर सोइंग, इसे बुवाई के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ दिस इज़ द शेप्ड लाइक अ फनल, जो फनल टाइप का ये इसका शेप होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जो ये फनल आपको दिख रहा है, ये फनल है, तो इसमें हमें इसमें सीड फिल कर दिए जाते हैं, मतलब सीड भर दिए जाते हैं। और पास्ड डाउन 2 और 3, तो उसमें से ऊपर से 1 या 2 दाने 2 और 3 ऐसे डालते जाने हैं उस फनल में। 2 और 3 ऐसे करते करते उस फनल में क्या करना है, डालते जाना है। द सीड्स फिल्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन 2 और 3 पाइप्स, बिकॉज किसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से। हैविंग अ शार्प एंड्स, जो उनके जो लास्ट में जो उनका बीम रहता है, मतलब ये जो उनका मतलब जुताई करने वाला बीम रहता है, वो उसमें उससे शार्प, उसे ज़्यादा नीचे गड़ाकर बुआई करनी है। फिर सॉइल एंड प्लेस एंड सी देयर, फिर उसे देखना कि कैसे कितनी दूरी पर है। एंड पैरिस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, उसमें से सीड्स कैसे हैं, क्या हैं, इसमें से ऐसे करना जानना है। चलो देखते हैं और आगे। सीड ड्रिल, अब सीड ड्रिल, इसमें भी एक और माध्यम होता है, जैसे सीड ड्रिल के माध्यम से सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल होता क्या है, नाउ डेज द सीड ड्रिल फिगर यूज टू सोइंग हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। अब जो हमारा ट्रेडिशनल सीड्स वाला था, ट्रेडिशनल सीड सोइंग वाला, तो वो तो बुल्स के माध्यम से होता था। और जो सीड ड्रिल है वो कल्टीवेटर की जैसे ही होती है, और उससे जल्दी खेत की बुआई हो जाती है, मतलब उसमें कम टाइम लगता है लेबर्स का। तो सीड ड्रिल जो होती है वो किसके यूज़ से चलती है, हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर की यूज से चलती है। दिस इज अ सोज द सीड्स इन अ यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस द एंड डेप्थ द इंश्योर्स द दैट सीड्स कवर्ड अ सॉइल आफ्टर सोइंग। जब बुआई के बाद जो सीड जो ऊपर रह जाते हैं, तो उन्हें कवर कर देना, मिट्टी से ढक देना। सॉइल आफ्टर सोइंग दीज प्रोटेक्ट टू सीड्स, तो जब ढक देते हैं तो किससे प्रोटेक्ट रहते हैं, सीड किससे प्रोटेक्ट रहते हैं, बर्ड्स से। तो बर्ड्स जो होती हैं, तो खेत में पड़े दाने देख ली तो वो तो खा लेती हैं, फिर उन्हें, अगर वो मिट्टी में दबे होते हैं तो बर्ड्स को नहीं दिखते हैं ईटन, नहीं तो अगर वो खुले छोड़ दिया हमने तो बर्ड्स क्या होती हैं, जो ईट कर लेती हैं, उन्हें खा लेती हैं। तो अब जो पूछता है
कि दे आर अ नर्सरी एंड नियर माई स्कूल, एक नर्सरी है जो कहाँ, मेरे स्कूल के पास में ही है। देयर आर लिटिल सम प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वो किस तरह में स्मॉल बैग्स में भरे, जो कई सारे प्लांट हैं जो स्मॉल बैग्स में भरे हुए हैं। अब जान गए वो क्या कहना चाहता है, बूझो। उसकी आपने पिक्चर देखी है बैग्स की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों ये बैग्स में भरे हुए आपको दिख रहे हैं, ये जो बैग्स हैं इनमें भरे हुए दिख रहे हैं। तो जो बूझो था उसने ही ये बैग्स देखे थे कहाँ, अपने स्कूल के बगल में एक नर्सरी में देखे हुए थे। कहाँ देखे हुए थे? स्कूल के बगल में एक नर्सरी में। तो यही तरह के बैग्स किसने देखे थे। तो ये जो बैग्स होते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे हम अगर धान की खेती करते हैं, अगर राइस की खेती करते हैं, तो दोस्तों जो राइस की खेती होती है, तो राइस की खेती होती है तो उसमें जो होता है, तो राइस को एक पहले कम स्मॉल एरिया में उगाया जाता है, जैसे बैग्स में भी कोई उगाता है, इसी तरह के बैग्स में कोई स्मॉल एरिया में उगाता है, फिर उसे वहाँ से निकाल कर फिर बिग लार्ज एरिया में बो देता है, उसे कहाँ, लार्ज एरिया में उगाने के लिए छोड़ देता है, लार्ज एरिया में छोड़ देता है। अपने बैग्स में देख लिए कि बैग्स किस तरह टाइप के दिखते हैं। तो जो उसकी बहन है तो बोल रही है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच अ पैडी, तो सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, वो जो उसकी बहन है वो बोल रही है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, कुछ सीड्स देख लो, जैसे कि कई तरह के प्लांट्स के सीड्स देख लो, जैसे कि पैडी, मतलब पैडी ले लिए, मतलब राइस की, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वही उसने भी बोला है, पहेली ने भी। राइस की जो खेती होती है, ग्रोन ऑन अ नर्सरी, वो नर्सरी में उगती है। व्हेन अ ग्रो इनटू सीडलिंग्स, उन्हें फिर बैग्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है, बैग्स में उगाया जाता है। फिर जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें बिग फील्ड में उगाया जाता है, फिर लार्ज स्केल एरिया में उगाया जाता है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन अ सीड अननेसेसरी ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स, दिस अलाउज द प्लांट्स। तो दोस्तों जैसे कि बताया गया है इसमें कि जैसे कि हम अगर पास अगर बोएंगे, अगर हम अगर बीज को बहुत ही ज़्यादा पास बो देंगे, तो जैसे क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स, ओवर क्राउडिंग मतलब जो पास होते हैं, तो जो एक पेड़ है और जो दूसरा पेड़ है उसमें उसे फिर अगर जब पास वो घना हो जाएगा जो पेड़, तो उसे फिर अगर दूसरा जो पेड़ है उसे फिर सनलाइट लेने में, जो अगर छोटा पेड़ है तो उसे सनलाइट लेने में या उसे फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाएंगे, तो वो जो पेड़ होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो सफिशिएंट सनलाइट, उस पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी और वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से उसे नहीं मिल पाएंगे, ना वाटर अच्छे से मिल पाएगा, ना उसे सेल्स एट टाइम ऑफ फ्यू प्लांट्स कुछ, तो फिर हमें फिर कुछ फ्यू प्लांट्स निकाल देनी चाहिए और कुछ फ्यू प्लांट्स लगे रहने देना चाहिए, मतलब दूरी पर लगाना चाहिए पेड़ को। तो जैसे कि उसे फिर सनलाइट भी अच्छे से मिले, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिले, वाटर भी अच्छे से मिलेगा, तब वो फिर अच्छे से उगेगा। द एडिंग ऑफ मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद का, जैविक खाद और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, वो भी खेतों में। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल फॉर्म न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। जो सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस है मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, एक जैविक खाद और फर्टिलाइजर जो होते हैं, तो किसके जो क्रॉप्स होती हैं, हमारी जो प्लांट्स होते हैं, उनको हेल्दी करने के लिए क्या होते हैं, मैन्यूअर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। तो ग्रोथ ऑफ द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एन मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अच्छी उपज के लिए जो पेड़ खाद, दवाइयों को यूज़ किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो जो बूझो है फिर से कह रहा है कि आई सॉ द हेल्दी क्रॉप ऑन द ग्रोइंग इन द फार्म, मैंने कुछ हेल्दी क्रॉप एक फार्म में देखे थे, खेत में हमने मैंने कुछ हेल्दी क्रॉप देखी थी और कुछ वीक क्रॉप।
तो वाई ये ऐसा होता क्यों है कि कुछ हेल्दी हैं? क्योंकि तो हम सेम वैरायटी के ही सीड लिए हुए हैं और उसके बगल में एक हेल्दी पेड़ है और एक अनहेल्दी पेड़ है, मतलब एक डैमेज्ड पेड़ है। तो अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि तो हम एक वैरायटी के ही सीड्स लेते हैं। तो फिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों? तो इसने पूजा ने यही बोला है, सॉइल सप्लाइज द मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल जो होती है, जो हमारी सॉइल होती है, वो हमारे पेड़ पौधों को क्या करती है? मिनरल और न्यूट्रिएंट्स देती है टू द क्रॉप और प्लांट्स। किसमें? फसलों और पौधों को हमारे न्यूट्रिएंट्स देती है। दिस न्यूट्रिएंट्स इनिशियल टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, वो हमारी फसल को यानी क्रॉप को ग्रोथ करने में, मतलब उगने में आसानी करते हैं और उगने में बहुत अच्छा उगने में उसकी मदद करते हैं। क्रॉप ऑन द सेम क्रॉप आफ्टर in the same field, the field are never left uncultivated। जो और अदर फील्ड है वो अनकल्टिवेटेड। इमेजिन हैपन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो जिस फील्ड में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो वहाँ की तो मान लो क्रॉप तो जो मतलब फसल होगी वो तो कमजोरी होगी। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस कल्टिवेशन मतलब जैसे कि जल्दी से जल्दी खेती करना। पहले एक खेती की, फिर दोबारा दूसरी भी खेती कर दी। पहले धान की खेती कर दी, फिर धान के बाद ओनियन लगा दी यानी प्याज लगा दिए। तो इस तरह में क्या होता है, जो हेल्दी खेती होती है तो उसे कुछ जब आप अगर मतलब हमने वीट की खेती कर ली, अब फिर वीट की खेती के बाद राइस की खेती की, तो देखो दोस्तों, जैसे वीट की खेती की तो सॉइल जो है तो न्यूट्रिएंट्स जो है तो वो तो वीट को ही दे दिया। अब फिर जब राइस की खेती कर रहे हैं हम लोग, तो राइस को तो फिर न्यूट्रिएंट्स बचा ही नहीं। तो राइस की जो खेती होगी तो वो तो ज़रूर है कि उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो वो अच्छी खेती नहीं होगी। तो जो मैन्यूअर के कारण जो होती है तो वहाँ प्योर न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसे नहीं मिल पाएंगे। तो वो जो हमारी फसल होगी वो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब ख़राब होगी। तो इसीलिए फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उसीलिए वो जैविक खाद का उपयोग करते हैं फील्ड्स में अपने। तो रिप्लेनिश सॉइल, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लाने का किसका यूज़ करते हैं? जैविक खाद का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जैविक खाद नहीं भी है तो हम जैविक खाद नहीं बना पाते हैं टाइम टू टाइम, तो हम किसका यूज़ कैसे अपने खेतों को बचा सकते हैं? तो कैसे? कंटिन्यूअस खेती ना करके, जैसे कि कंटिन्यूअस हम खेती नहीं करेंगे, एक खेती के बाद फिर हमने दूसरी खेती क्या कर दी, दूसरी खेती के लिए फिर उसे कुछ टाइम दिया, फिर दूसरी खेती की। तो इस तरह में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बचे रहेंगे। तो हमारी जो अगली जो खेती होगी, दूसरी खेती होगी, जो हमारी अगली फसल होगी वो भी अच्छी होगी। दिस प्रोसेस ऑफ कॉल्ड मैन्यूरिंग। मैनरिंग जो होते हैं रिप्लेनिश सॉइल्स, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था वो बुक में नहीं था, मैंने खुद से एग्जांपल दिया था। तो रिप्लेनिश सॉइल, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है, मैन्यूअर जो होता है वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर इनएफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट्स अ वीक प्लांट। अगर मैन्यूरिंग रिजल्ट है वीक प्लांट, जो मैन्यूरिंग का रिजल्ट होता है वीक प्लांट्स पर रिजल्ट कर देता है। मैन्यूरिंग इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्यूरिंग जो है मतलब मैन्यूअर जो है मतलब खाद है, जो जैविक खाद है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो खुद से बनाई गई एक खादक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजन। जैसे कि डिकम्पोजन यानी क्या होता है, एक गड्ढा कर लो, फिर उसमें जो कैटल डंग होते हैं ना, तो काऊ के डंग होते हैं, काऊ के गोबर जो होते हैं, उन्हें उस गड्ढे में फिल कर दो, फिर उसे डिकम्पोज करो। तो डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज उसमें डाल दो, फिर फार्मर्स डंप द प्लांट, फिर उस एनिमल वेस्ट को पिट्स ओपन करो, फिर प्लेस एलो डिकम्पोज। वो जब डिकम्पोज हो जाए तो जो वो किसके द्वारा डिकम्पोज होती है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे कि अर्थवॉर्म का एग्जांपल ले लो और कई एग्जांपल्स ले लो। अर्थवॉर्म ये सब कुछ जो होते हैं ये हमारे सॉइल को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं।
तो मैटर यूज द ऑर्गेनिक मैन्यूअर ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। आप इसमें बताया गया है कि वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। तो वर्मी कंपोस्टिंग आपको नहीं पता भी है तो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग होती है द यूज ऑफ अर्थवर्म के यूज़ करने से हमारी जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है उसे कहते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग। इनटू ऑफ फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो हमारी अर्थवर्म होते हैं वो हमारी सॉइल को क्या कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं उसमें, और वर्मी कंपोस्टिंग कर देते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो हमारी सॉइल होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। दोस्तों जो वर्मी कंपोस्टिंग है तो आपने जान लिया। वर्मी कंपोस्टिंग का बहुत ही छोटा टॉपिक है, अगर आपने वर्मी कंपोस्टिंग नहीं पढ़ी तो वीडियो में जाके पढ़ लीजिए आप वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो अब इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है, मैं अपनी से एक छोटा एक्टिविटी बताता हूँ आपको। जैसे कि इस एक्टिविटी में एक चने के दाने लिए हैं और मूंग के दाने लिए हैं, मतलब चने के दाने ले लो मतलब आप, और 3 इक्वल जो ग्लास होती हैं आप 3 ग्लास ले लो, उनमें 3 ग्लास ले लो और उसमें आप इस एक्टिविटी में मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे कि किसमें कितनी ताकत है, कि कौन सबसे ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जो ABC ग्लास ले लो, ABC एक 3 तरह के ग्लास ले लो, उसमें जो है मिट्टी डालकर फिर उसमें तीनों तरह के ग्राम्स के सीड बो दो। फिर ग्राम कुछ दिन बाद बी नंबर में जो है तो तुम फर्टिलाइज़र डालो और C नंबर में मैन्योर डालो और ए नंबर में मैन्योर डालो और C नंबर में कुछ नहीं डालो। तो देखो दोस्तों मैन्योर और इसका एग्जांपल देखो दोस्तों, ये जो A B और C दिख रहा है आपको, B जो है B में फर्टिलाइज़र ज़्यादा था तो फर्टिलाइज़र का जो था तो फर्टिलाइज़र इसमें ज़्यादा था, तो जो हमारी फसल है वो ज़्यादा है, और जो हमारा A नंबर में है इसमें मैन्योर था तो वो थोड़ी कम है फर्टिलाइज़र से, और जो C नंबर है उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी उत्पादन नहीं था, तो उसमें क्या है जो हमारी फसल है वो थोड़ी कम है। तो इसी तरीके दोस्तों, तो अब चलो और आगे चलते हैं। बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स विच ग्लासेस वेस्ट ग्रोथ फास्टर। कौन सा प्लांट ग्रोथ फास्ट हो, जिसका ग्रोथ फास्ट हुआ है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल विच आर रिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइज़र होती हैं मतलब जो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, तो जैसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। और फर्टिलाइज़र और केमिकल, फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल से बना जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाया जाता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो मैन्योर से अलग क्यों है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्रीज में बनता है। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइज़र के यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि यूरिया, एमोनिया सल्फेट, सल्फर, फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये इस तरह के कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्पेड टू फार्मर, जो फर्टिलाइज़र होता है वो हेल्प करता है फार्मर की अच्छी क्रॉप उगाने में। सच अ वीट पैडी, कई तरह की वीट ले लो, जैसे कि या पैडी ले लो मतलब गेहूँ ले लो, या राइस ले लो, पैडी ले लो, या मक्का ले लो यानी मेज़ ले लो। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ये जो होती हैं तो ये फर्टिलाइज़र के यूज़ से अच्छी खेती जो होती है उसमें। और पर जब फर्टिलाइज़र जो होती है उससे जो हमारी सॉइल होती है वो फर्टाइल कम हो जाती है, उसकी जो फर्टाइलिंग होती है वो कम हो जाती है, लेस फर्टाइल उसकी हो जाती है। बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसमें जो मतलब खराबियाँ हैं, मतलब इसमें जो साइड इफ़ेक्ट है तो वो लेस ऑफ फर्टाइल का है, कि इसमें फर्टाइल कम हो जाता है। अगर हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे में लेस फर्टाइल, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है। और वाटर पॉल्यूशन का साइड इफ़ेक्ट है, जो हमारा वाटर होगा वो गंदा होगा। इस तरह ये 2 साइड इफ़ेक्ट हैं, किसके कारण, फर्टिलाइज़र के कारण। द यूज़ ऑफ मैन्योर के यूज़ करने से जो सॉइल होती है टेक्सचर वेल ऑफ वाटर रिटेनिंग, जो
मैन्योर का अगर यूज़ करते हैं तो जो वाटर होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है, जो फसल जो हमारी होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है वाटर। तो कैपेसिटी ऑफ रिप्लेस सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और जो मैन्योर है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ही पाए जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग इज द सॉइल ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू क्रॉप रोटेशन, जिसमें क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स जो हैं पाए जाते हैं। और दिस कैन बी डन ग्रोइंग ए डिफरेंट क्रॉप एंटरलेटरी अर्लियर फार्मर नॉर्दर्न इंडिया जो है तो उसमें फर्टिलाइजर्स के ही यूज़ किए जाते हैं। और मैन्योर जो है, मैन्योर एक जैविक खाद है जो खुद की बनाई हुई एक खाद है। इज ए हेल्प एट रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, उसके हेल्प करती है रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। फार्मर्स विज बीइंग एनकरेज द अडॉप्ट पार्टीज ऑफ लैंड और राइबोसोमिक बैक्टीरिया पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों अब बताते हैं आपको कि अगर अब इसमें एक क्रॉप रोटेशन बताया गया है। क्रॉप रोटेशन होता क्या है? क्रॉप रोटेशनिंग जो होता है तो क्रॉप रोटेशनिंग होता है कि जैसे कि अगर हम जैविक खाद या फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं तब भी क्रॉप रोटेशन में हमारी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। तो जैसे कि बताओ ऐसे कैसे कि जो हमारी न्यूट्रिएंट्स है उसमें ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। जैसे कि दोस्तों अगर इस साल वीट की खेती की है तो वीट के बाद हम लोग क्या बोएं हम लोग? अगर ल्यूग्यूमेस बोएं तो ल्यूग्यूमेस में क्या होता है? ल्यूग्यूमेस फलियाँ आप जानते हैं, मटर, पीज यानी मटर। ल्यूग्यूमेस को मटर ही कहा जाता है, फलियाँ। जो फलियाँ होती हैं ल्यूग्यूमेस प्लांट में तो पीज ही होता है। तो पीज में क्या पाया जाता है? तो पीज के जड़ में जो है राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिस प्रेजेंटर नूडल्स इन द रूट्स ऑफ उनके रूट्स में पाया जाता है। किनके रूट्स में पाया जाता है? ल्यूग्यूमेस प्लांट्स यानी पीस के जो रूट्स में होता है वो राइजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजियम बैक्टीरिया जो है तो हमारी सॉइल में मिल जाता है जड़ी उनके ल्यूग्यूमेस प्लांट के द्वारा। तो ल्यूग्यूमेस प्लांट के द्वारा जो हमारा मिल जाता है तो जो उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। तो जो हमारी फसल होती है फिर अगर दोबारा फसल बोएंगे तो कोई कुछ उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी ल्यूग्यूमेस पेड़ बोएंगे तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो उसके कारण हमारी जो फसल होगी दूसरी भी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो अब इसमें फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के डिफरेंस के बारे में बताया गया है। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट है, जो एक ऑर्गेनिक चीज़ है, इनऑर्गेनिक चीज़ है, वो ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। मैन्योर इज द नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेनिंग ऑफ डिकम्पोजन से मैन्योर बनता है। जिसे डिकम्पोजिंग करने से मैन्योर बनता है। डिकम्पोजिंग ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेड्यूस। कैटल मतलब कैटल के डंग से यानी काऊ के डंग से बनता है। और प्लांट रेड्यूस जो प्लांट सड़ जाते हैं उनके द्वारा से मैन्योर बनता है। फर्टिलाइज़र इन प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र जो होता है फैक्ट्रीज में बनता है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर जो होता है फील्ड्स में बनता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड अ ह्यूमस ऑफ द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र होता है वो जो हमारी सॉइल होती है उसमें इसको ह्यूमस नहीं देता है। और मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस। मैन्योर में बहुत सारा ह्यूमस पाया जाता है तो जो सॉइल को ह्यूमस वो बहुत देता है। फर्टिलाइज़र इज़ वेरी रिच प्लांट एंड न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनमें जो फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एंड पोटेशियम में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और मैन्योर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं पाया जाता है मैन्योर में। तो हम दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अब कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।